चरक चिकित्सा 2, वाजीकरण चिकित्सा अध्याय, प्रथम पाद का नाम, चैप्टर का नाम देख रहे हैं, संयोग शरमूलिये। अगर आपको याद हो, पीछे निमोनिक लिखा था हम लोगों ने, क्या आपका शैम्पू APKA, आपका से आयुर्वेद उसके रसायन के 4 पाद थे, और शैम्पू से वाजीकरण के 4 पाद का नाम याद रखना था। आपका में A से अभ्याम्ल की, P से प्राणकामी, और K से कर प्रचिति, और लास्ट A से शैम्पू में श से SHA, A आता है। उसके बाद सेकंड पाद कौन सा हो जाएगा, आसिक्त क्षीरिकम, M से माशपण प्रवृत्ति है, और पू से कुमान जात बलादिकम। ये बात की थी हम लोगों ने पहले। तो पहला पाद देख रहे हो आप वाजीकरण का, संयोग शरमूलिये। उसमें देखना श्लोक नंबर 3 आया होगा, कह रहा है पुरुषो नित्यम आत्मवान तद आयतो ही। कह रहे पुरुष को वाजीकरण का सेवन आत्मवान समझते हैं ना आप लोग। आत्मवान मतलब खुद पर जिसका कंट्रोल हो, ऐसा होकर, है ना, मतलब परहेज करते हुए, या जैसा वैद्य आपको कहे उन सबका पालन करते हुए। तो क्या कह रहे, नित्यम आत्मवान तद आयतो ही धर्म अर्थो प्रीति यश एवच। तो इनको पाने के लिए, मतलब जो इनको चाहता हो चारों चीजों को, तो हमने ये प्रयोजन में काउंट कर लिया था। चारों चीजें क्या हो जाएंगी प्रयोजन, धर्म अर्थ प्रीति यश, है ना। तो ये चारों जो चाहता हो उनको नित्य आत्मवान होकर वाजीकरण का सेवन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेकंड लाइन में देखना, पुत्रस्य आयतनम। क्या है ये, पुत्रस्य आयतनम, तो पुत्र को देने वाला है कौन, वाजीकरण। और इसी में एक शब्द और आया होगा, सुताश्रया। सुताश्रया मतलब सुत यानी संतान, बालक, किसमें आश्रित है, वाजीकरण में। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 करके आया होगा, हेडिंग आई होगी स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण। मिला, मिला सभी को। 4, 5, 6, 7 करके श्लोक आया होगा, हेडिंग आई होगी स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण। आप पहला ही श्लोक की पहली लाइन में देखना, आप क्या कह रहा है, वाजीकरणम अग्र्यम। अग्रे मतलब श्रेष्ठ, सबसे पहल जो बात करेंगे हम। अक्षित, तो दरवाजा खोलना, आधा आप खोल देना, प्रॉपर लगा देना। इतने लोग बैठे होते हो आप, सांस ही नहीं आती नहीं। वाजीकरणम आग्रहम च क्षेत्रम स्त्री या प्रहर्षिणी। तो वाजीकरण आग्रह क्या है, मतलब वाजीकरण द्रव्य में सबसे आग्रह, आग्रह मतलब सबसे ऊपर किसको रखेंगे हम, स्त्री को। और स्त्री का ही दूसरा नाम प्रहर्षिणी, जो हर्ष उत्पन्न करे, वो क्या है, प्रहर्षिणी। स्त्री के लिए कभी स्त्री ऑप्शन में ना मिले आपको तो ध्यान रखना, या दोनों ऑप्शन मिल जाएं, A और B, और C में क्या बोलेगा वो, बोथ, है ना। तो थोड़ा सा कई बार आप पहले ही आंसर देखते हो कि हाँ सर्वोत्तम वाजीकरण किसको कहा है, आपको फर्स्ट दिखाई देगा A स्त्री, और लगा के छुट्टी कर देते हो, आगे पढ़ते ही नहीं ऑप्शन। तो ध्यान रखना, B में अगर प्रहर्षिणी है और C में बोथ है तो बोथ आंसर जाएगा। फिर आगे देखना, फिर उसके बाद 2-3 लाइनें छोड़ के इसी श्लोक में कह रहे स्त्रीषु प्रीति विशेषण स्त्रीष्व अपत्य प्रतिष्ठितम। तो स्त्री में ही प्रीति, प्रीति मतलब प्रसन्नता, और स्त्रीष्व अपत्य, अपत्य मतलब संतान। तो दोनों किसमें अधिष्ठित है, अपत्य भी स्त्री में और प्रीति भी स्त्री में। कह रहा धर्म अर्थ, धर्म अर्थ भी किसमें प्रतिष्ठित है, स्त्रीषु, स्त्रियों में। लक्ष्मी भी स्त्रियों में, लोग भी स्त्रियों में। हम लोग पता नहीं तेल बेचने आए हैं, सब कुछ किसमें, स्त्रियों में प्रतिष्ठित है। तो बाकी निकल लें, है ना, उन्हें कोई रहने दे यहाँ इस युग में, फिर बाकियों का क्या काम। खैर जो भी है, इसलिए नाचना पड़ता है आप लोगों को इन्हीं के में। लास्ट लाइन में देखना क्या कह रहा है, फिर हिंदी में भी मार्क कर लेना, लास्ट की 2-3 लाइनों में कह रहे स्त्रियों में ही अपत्य यानी संतान प्रतिष्ठित होता है। धर्म अर्थ लक्ष्मी जो है स्त्री में प्रतिष्ठित है। सब लोग, सारा ये लोग भी किसमें प्रतिष्ठित है, स्त्री में। अगर आपने कभी पुराण देखे हो, शास्त्र वगैरह, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहाँ से, आदि शक्ति से, है ना, सब कुछ वहीं से है। आप वैसे भी देखो, सारे भगवानों को देखो कैलकुलेट करके, तो सारी शक्तियां कहाँ से मिलती है, विद्या किससे मिलती है, स्त्री से, सरस्वती से ना। शक्ति किससे मिलती है, आदि शक्ति, दुर्गा माता, ये वो सब इनके पास है ना। और पैसा किससे मिलता है, फिर बाकी भगवानों को क्या करना। अपने भोलेनाथ, भगवान विष्णु, ये तो बेचारे शांत, एक
बैठा है पहाड़ पे, एक बैठे समुद्र में, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, है ना? फिर कौन कहता है कि समाज जो है पुरुष प्रधान है? किसकी वर्डिंग है? पता नहीं किसने कहा है पुरुष जो है पुरुष प्रधान है समाज। समाज छोड़ो, ये सारा लोक ही क्या है? स्त्री प्रधान। पूरा ब्रह्मांड क्या है? स्त्री प्रधान। सारा संसार किसमें? सारे युग किसमें है? सब स्त्री है। भूल जाओ आप लोग, ये जो लड़के भ्रम लेके घूमते हैं, हम मेल, हम डोमिनेंट, फलाना फलाना, वो बस बातों बातों में है ना, हवा हवा में। बाकी सब तो आप लोग जानते हैं कौन क्या है। पेज के ऊपर एक पॉइंट लिखना, लिखो भेल और काश्यप। भेल और काश्यप, एरो डाल के लिखना, असमान गोत्रीय अध्याय। भेल और काश्यप में एक चैप्टर है, कौन सा? असमान गोत्रीय अध्याय। और वही लिखना चरक शरीर 2 में अतुल्य गोत्रीय अध्याय। चरक शरीर 2 में अतुल्य गोत्रीय अध्याय। तो असमान या अतुल्य, तो यहां क्यों बात कर रहे हैं हम उनकी? आप श्लोक नंबर 15 देखो जरा, श्लोक नंबर 15 मिला पहला ही शब्द। क्या कह रहे हैं? अतुल्य गोत्रा वृश्याम च प्रहृष्टा निरुपद्रवाम शुद्ध स्नाता। ऐसी स्त्री जो है, हेडिंग क्या दी है? संभोग के, संयोग नहीं, संभोग के योग्य स्त्री कहा है किसको? जो स्त्री जो है अतुल्य गोत्रा हो। तो आपके पास ये लाइन रख के शायद पूछ ले पूरी या जो भी, लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, अतुल्य गोत्र मतलब अपने गोत्र की नहीं होनी चाहिए जिससे संभोग करना है। दूसरा आपसे मेन क्वेश्चन ये पूछेगा कि अतुल्य गोत्रीय अध्याय कहां पर बताए गए, या उसी से संबंधित असमान गोत्रीय अध्याय भेल और काश्यप में भी मिलता है। तो सभी ने असमान गोत्री के साथ ही संभोग करने को कहा है, लेकिन उन्होंने तो पूरा पूरा चैप्टर दिया इसी नाम से, चरक में भी, भेल और काश्यप में भी। ठीक है। और यहां पर क्या कह रहा है वो कि अतुल्य गोत्रा वृश्य हो, प्रहृष्टा हो, निरुपद्रव हो और शुद्ध स्नाता। शुद्ध स्नाता आपको बताया था, आफ्टर मेंस जो स्नान होता है उसको क्या बोलेंगे हम? शुद्ध स्नाता। नेक्स्ट देखना, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 16 कह रहा है संतानहीन व्यक्ति जो है, संतानहीन होगा जो, वो निंदनीय है। संतानहीन क्या है? निंदनीय है। तो निंदनीय उसकी कुछ उपमा दी है इन्होंने। श्लोक के फर्स्ट हाफ में देखना आप क्या कह रहे हैं, निष्फलश्च यथा द्रुम। क्या कह रहे? निष्फलश मतलब बिना फल का पेड़ हो जिस प्रकार, उसके समान। यथा द्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष या पेड़। तो निष्फल पेड़ के समान उसकी तुलना की, किसकी? संतानहीन की। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 17 में देखना, और भी उपमाएं दी हैं, जैसे कह रहा है चित्रदीप। मिला शब्द, मिला आपको चित्रदीप। फिर कह रहा होगा शुष्कम धातुर धातुर सनिभ। सेकंड लाइन में कह रहा है निज प्रजस तृणपुली थी। तो दोनों उपमाएं याद रखना। पहले कह रहा है वो चित्रदीप, चित्रदीप का मतलब है ऐसा दीपक जिसका चित्र बनाया गया है। मतलब अगर दीवार के ऊपर कोई पेंटिंग बनी हुई है किसकी? दीपक की या दिए की, तो उससे रोशनी होगी, प्रकाश नहीं होगा ना। और जो आप खेतों में आपने देखा कभी, पशु पक्षियों को उड़ाने के लिए, भगाने के लिए एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है, किसका बना के? घास फूसे का बना के, है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि निष्प्रजस तृणपुली थी, तृणपुल के समान। वो तृण मतलब घास फूस का बनाया जाता है ना, तो तृणपुली के समान। तो संतानहीन व्यक्ति के लिए दो उपमाएं हो गई, और कौन सी? निष्प्रज व्यक्ति के लिए दो तुलनाएं, एक चित्रदीप और दूसरा तृणपुली। तृणपुली किसके लिए? संतानहीन के लिए। आगे देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 18-18 कह रहा है अप्रतिष्ठित नग्नश्च शून्यश्च एक इंद्रियश्च ना। कह रहा है जिस पुरुष को संतान नहीं होता, उस प्रतिष्ठा रहित, नग्न, शून्य, एक इंद्रिय वाले मनुष्य को निष्क्रिय जानना चाहिए। तो सब पर्यायवाची हो गई किसके? संतानहीन के। प्रतिष्ठा रहित, नग्न, शून्य और एक इंद्रिय, ये सब पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 19। श्लोक नंबर 19 में संतान युक्त व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा होगा। हेडिंग आई होगी संतान युक्त प्रशंसनीय। आप रेफरेंस के लिए आर डालेंगे, यहां पे रेफरेंस के लिए आर डालेंगे। बहु बहु करके याद रखना बस आपको, और कुछ मतलब नहीं है। हिंदी रीड करनी हो कर लेना। श्लोक देख लो आप, बहुमूर्ति, बहुमुखो, बहुव्यूह, बहुक्रिया, बहुचक्षु, बहुज्ञानो, बहुआत्मा च बहु प्रजा। तो ऐसा करके जहां बहु शब्द आ जाए इतनी बार रिपीटेड, तो समझ आना किसका है? संतान युक्त। संतान युक्त पुरुष के लिए कहा गया है, वाजीकरण वाले चैप्टर से संबंधित है। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 20। श्लोक नंबर 20 में सेकंड हाफ में एक शब्द देखना,
बहुशाखो अयमिति, तो बहुत शाखा वाला कहा गया उसको, किसको, जिसकी संतान होंगी। पुराने समय में तो ऐसा ही होता था ना, बहुत बहुत सारे बच्चे हो जाते थे, फिर आगे उनके बच्चे हो रहे हैं, फिर उनके आगे जल्दी जल्दी शादियां हो जाती थी, तीसरी तीसरी चौथी चौथी पीढ़ी अपने सामने दिख रही होती थी, तो अपनी एक कॉलोनी बस आगे बैठे होते थे, है ना। तो वैसे ही समझिए आप, बहुशाखा, ऐसी उपमा दी गई है संतान युक्त के लिए। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट श्लोक देखना 21, कह रहा है प्रीतिर बल सुख वृत्ति विस्तारो विपुलम कुलम यशोलोका सुखोदर्कस्तु तुष्टिश्च अपत्य संश्रिता, तो ये सब कुछ अपत्य संश्रिता, इस वर्ड को बॉक्स में डालना, लास्ट शब्द को, अपत्य संश्रिता। अपत्य मतलब संतान, जैसे आपने पीछे बहुत सारी चीजें पढ़ी, लक्ष्मी वगैरह लोक वगैरह, किसमें प्रतिष्ठिता, स्त्री में। यहाँ पर सब कुछ क्या कह रहा है, सब कुछ अपत्य यानी संतान में प्रतिष्ठित है। क्या कुछ, प्रीति बल सुख वृत्ति विस्तारो, वृत्ति मतलब जीविका व्यापार वगैरह व्यक्ति कब करता है, जब संतान हो। आपने सुना होगा ना, नहीं तो व्यक्ति बोल देते ना, ले इस पैसे का करना क्या है, बच्चा तो कोई है नहीं, संतान तो कोई है नहीं, तो मतलब हर कोई किसके लिए कमा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपनी संतान के लिए। तो वही वो कह रहा है वृत्ति विस्तारो विपुल, विस्तारो विपुल मतलब बड़ा करना, वंश वगैरह को विपुल करना, कुलम वगैरह कुल को, यश यश की प्राप्ति होना, लोक लोक वगैरह, सुख उदार कस्तु मतलब सुख और भविष्य का सुखमय होना, तुष्टि संतुष्टि वगैरह, ये सब किसमें, अपत्य संश्रिता। तो स्टार्टिंग भी याद रख लेंगे आप कि प्रीति बलम सुखम आदि करके जो है वो किसमें अगर लाइन आ जाएगी, किसमें प्रतिष्ठित है, किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना किससे, अपत्य यानी संतान से। फिर उसके बाद देखना आप श्लोक नंबर 24, 5, 6, 7, 8, 9 करके बड़ा सा श्लोक आया होगा, योग आया होगा बृहणी गुटिका। कितने योग हैं इस वाजीकरण वाले पाद में, लिखवाया था ना आपको, 15, 8, 15, 12, 4 पाद हैं, 15, 8, 15, 12, तो पहले वाले पाद में 15 योग है ना। देखो जरा क्या कह रहे हैं कि योग आया होगा बृहणी गुटिका, जस्ट हेडिंग मार्क करना। नेक्स्ट देख रहे होंगे वाजीकरण घृत, मिला वाजीकरण घृत। वाजीकरण घृत की आप सेकंड लास्ट लाइन देखना, श्लोक की सेकंड लास्ट श्लोक जो आया होगा उसका सेकंड हाफ, कह रहा पलम पलम पूर्व मतो लीडवा, लीड मतलब चाटना, है ना, कितना, पल मात्रा में, ततो अन्नम उपयोजित फिर खाने का प्रयोग करें, यह इच्छेद अक्षयम शुक्रम, क्या फायदा होगा इससे, अक्षय शुक्र मतलब कभी नष्ट ना होने वाला, कभी खत्म ना होने वाला शुक्र की प्राप्ति, शेषश्च उत्तमम बलम, और शेष को उत्तम बल प्रदान होगा। नेक्स्ट हेडिंग देखना वाजीकरण पिंडरस, कई बार सीधा पूछता हो पिंडरस किसके लिए, वाजीकरण के लिए। आप पेज के ऊपर लिखना, वहीं पर चरक में ही लिखो पिंड तेल इन वात्रक, पेज के ऊपर लिखना पिंड तेल इन वात्रक, ब्रैकेट में लिखना बाह्य प्रयोग। पिंड तेल इन वात्रक, ब्रैकेट में लिखना बाह्य प्रयोग। नेक्स्ट लिखना पिंड आसव इन ग्रहणी, पेज के ऊपर लिखना पिंड आसव इन ग्रहणी, और पिंडरस वाजीकरण के लिए, वृश्य के लिए। नेक्स्ट हेडिंग देखना वृश्य महिषरस, नेक्स्ट हेडिंग में देख रहे होंगे वृश्य महिषरस। नेक्स्ट हेडिंग देख रहे होंगे चार वृश्य रस, चार वृश्य रस में केवल नाम नाम मार करना, कह रहा है चटक के मांस को तीतर के मांस रस में पकाएं, तीतर के मांस को मुर्गे के मांस को मोर के मांस को हंस के मांस रस में पकाएं, बस इतना ही मार करना है। ऐसे चार योग बताएंगे। नेक्स्ट देखना उसके बाद फिर श्लोक नंबर 48 वृश्य कुक्कुट मांस। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 50, 51 कह रहा है शोधन के पश्चात ही वाजीकरण का प्रयोग, हेडिंग मार्क करना, मेनली तो हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है कि वाजीकरण का प्रयोग कब करना चाहिए, शोधन के बाद। लास्ट लाइन आप हिंदी की या श्लोक की, दोनों की मार्क कर लेना। श्लोक की लास्ट लाइन देखो जरा, सिद्ध्यंती देह मलिने प्रयुक्ता क्लिष्टे यथा वाससी राग योगा, मिला, क्या कहना चाह रहा है, हिंदी मार्क करो जरा, देखो दो लाइनें लास्ट की, कह रहा है मलिन शरीर में प्रयुक्त वृश्य योग उसी प्रकार सिद्ध नहीं होते जिस प्रकार गंदे वस्त्र पर चढ़ाया गया रंग नहीं चढ़ पाता। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 52, 53 लास्ट दो लाइनों का श्लोक आया होगा। लास्ट दो लाइनों में देखो क्या कह रहे हैं,
आप सेकंड लाइन देख लेना श्लोक की। सेकंड लाइन में कह रहा है 10 पंच च संयोगा। तो 10 पंच मतलब 15 योग बताए गए हैं। किस लिए बताए गए हैं? वीर्य अपत्य, इसको बॉक्स में डालना। आप पूछेगा आपसे कि इस योग का वर्णन जो है वाजीकरण के प्रथम पाद का वर्णन किसके लिए किया गया है? वीर्य अपत्य विवर्धना, वीर्य और अपत्य को बढ़ाने के लिए। और इसी में देखना लास्ट शब्द और आया होगा, पुष्टि बल प्रदा, पुष्टि बल को प्रदान करने के लिए। तो दोनों शब्द जो है हाईलाइट करना आप। सतीश ले जाना, रुको एक गिलास पानी दे देगा, एक गिलास ले लो। क्या मार्क किया आपने? वीर्य अपत्य विवर्धना और दूसरा पुष्टि बल प्रदा। देखो छोड़ो, आप तो फिर परेशान होंगे। चाहे तो आपको पता है आधे आधे पौने घंटे में रिपीट होती है, फिर रास्ते में बैठते हो। यहाँ ले आओ चेयर, यहाँ लेके आओ, आगे बैठने का सौभाग्य प्राप्त करो। साथ में बैठिए। क्या मार्क किया प्रथम योग में, प्रथम पाद में? वीर्य अपत्य विवर्धना। इस पाद का वर्णन जो है वीर्य और अपत्य को बढ़ाने के लिए, और दूसरा पुष्टि और बल को प्रदान करने के लिए। सेकंड पाद देखते हैं, आसिक्त क्षीरिकम। दूसरा पाद आसिक्त क्षीरिकम। आसिक्त क्षीरिकम में स्टार्टिंग में देखने की योग आया होगा, श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में अपत्य करी षष्टि आदि गुटिका। कौन सा? अपत्य करी षष्टि आदि गुटिका। सेकंड पैरा देखो इसका, हिंदी का सेकंड पैरा जरा रीड करेंगे। हिंदी का सेकंड पैरा पढ़ के देखो। पढ़ लिया सभी ने? देखो इसमें स्टार्टिंग में पहली लाइन में क्या बोल रहा है, जब गाढ़ा हो जाए उसमें मधु व चीनी मिलाएं, अधिक मात्रा में मिलाकर कह रहा है बेर के बराबर गोली बना ले और उसे 100 घृत में भून ले। ये नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? क्योंकि मधु मिलाने के बाद मतलब ही पैदा नहीं होता कि गर्म भी कर ले। भूनना तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। भूनना तो एक तरह से पूरा फ्राई करने वाली बात हो गई ना। हम लोग तो मधु के बाद मधु को, या हम गर्मी में नहीं यूज करते मधु को, और तो छोड़ो गर्म नहीं करते हैं मधु को, कभी भी मेल्ट नहीं करते हो आप, तो मधु के साथ कोई गर्म चीज नहीं प्रयोग करते हो, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हमेशा। तो ये नहीं होना चाहिए था कि मधु मिलाने के बाद गर्म नहीं करना चाहिए था, इसको भूनना नहीं चाहिए था, है ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा योग है जिसमें मधु, जैसे आपने च्यवनप्राश पढ़ा था ना, अगर आपको याद हो पीछे, तो पिष्टी वगैरह मिलाने पर, काढ़े वगैरह में चाशनी वगैरह सब मिला देते हैं जब, तो उसको अग्नि से उतार कर ठंडा करते हैं, देन प्रक्षेप में मधु वंश लोचन आदि द्रव्यों को डाला गया था। ऐसा ही था ना। तो हमेशा ऐसा ही किया जाता है हर जगह। इकलौता ऐसा एक योग है ये अपत्यकरी षष्टि आदि गुटी का, जिसके अंदर मधु मिलाने के बाद भर्जित करने की बात की गई है, भूनने की बात की गई है। तो आपको बस ऐसा ही आप एक लाइन लिखे वहां पर कि इस योग में मधु पश्चात, मधु मिलाने पश्चात भूनने का निर्देश। तो आपसे तो सीधा यही पूछेगा कौन सा ऐसा योग। तो अपत्य करी षष्टि आदि गुटी का। तो नाम याद रख लेना, नाम तो याद रहता नहीं, कहानी याद रख लेते हो आप लोग, तो लगे नाम याद ही नहीं है कौन सा है ना। अपत्य करी षष्टि आदि गुटी का। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद श्लोक नंबर 14, 15, 16, 17 करके आया होगा, 14, 15, 16, 17 करके हेडिंग आई होगी अपत्यकर स्वरस। मिला अपत्यकर स्वरस। अब ये दूसरे पाद पढ़ रहे हैं हम लोग वाजीकरण का, और दूसरे पाद में किसका वर्णन है? अपत्यकर स्वरस का। यहीं पर लिखना तीसरे पाद में अपत्यकर क्षीर। तीसरे पाद में क्या मिलेगा आपको? अपत्यकर क्षीर। और यही लिखना चौथे पाद में अपत्यकर घृत। चौथे पाद में अपत्यकर घृत। तो अपत्यकर स्वरस, अपत्यकर क्षीर और अपत्यकर घृत, दूसरे तीसरे चौथे पाद में। नेक्स्ट देखते हैं फिर उसके बाद
हेडिंग आई होगी वृश्चिक क्षीर, वृश्चिक घृत, केवल मार्क का लेना हेडिंग आप। वृश्चिक दधिसर प्रयोग। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 30, वाजीकरण योगों से लाभ। सेकंड हाफ देखना क्या लाभ है, हर्षान्वितो हर्षित करेगा, वाजीवद घोड़े के समान, अष्टवर्षो भवेत समर्थश्च वरांगनासु। तो कह रहा है वरांगनासु मतलब स्त्रियों में 8 वर्ष तक वाजी के समान घोड़े के समान मैथुन करने में वेग युक्त रहता है। ये वाजीकरण से लाभ बताया। रेफरेंस के लिए याद रखना बस कौन से पाद में कहा गया है। लास्ट श्लोक देखना आप, बिल्कुल लास्ट में जो श्लोक आया होगा आखिरी लाइन श्लोक नंबर 32 करके, उसमें लास्ट वर्ड देखना पौरुष अर्थी भी। तो इस पाद का वर्णन किस लिए किया गया है, पौरुष शक्ति को प्राप्त करने के लिए पौरुष अर्थी भी। पहले पाद का वर्णन वीर्य अपत्य विवर्धना और पुष्टि बल प्रदा, इन 2 कारणों से किया था। कौन से 2 कारण बोलो जरा 2 बार, एक ही बार हुआ, दूसरी बार बोलो। वीर्य अपत्य विवर्धना और पुष्टि बल प्रदा, ये पहले योग का वर्णन किया गया है। और पहले पाद का जो वर्णन किया गया इन 2 कारणों से, और दूसरे पाद का वर्णन किया गया पौरुष अर्थी भी। ठीक है, आगे 2 का और पढ़ना है हमें, तो सबका याद रखना है चारों का, कि चारों पाद का वर्णन किस किस कारण से किया गया है। आगे देखते हैं फिर उसके बाद थर्ड पाद, तृतीय पाद की बात करते हैं। देखो जरा तीसरे पाद का नाम क्या है, माशपर्ण वृत्ति। माशपर्ण वृत्ति आपसे पूछेगा ऐसा क्यों, माश मतलब उड़द, पर्ण मतलब पत्ता, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे विमर्श में, कह रहा है माशपर्ण वृत्ति का अर्थ जो गाय उड़द की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो, जो गाय उड़द की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो। उड़द के स्वभावतः वृश्य होता है, वो वैसे ही पहले ऑलरेडी वृश्य गुण है उड़द का जो है। तो क्या कह रहा है उसमें, कह रहा है उससे जो भी गाय पुष्ट होगी उसका दूध भी स्वतः वृश्य होगा, है ना। तो ऑब्वियस है फिर उसके दुग्ध से ही आपको वृश्य गुण मिल जाएगा, क्योंकि वो क्या खा रही है, पहले ही वृश्य द्रव्य खा रही है। तो इसलिए चैप्टर का नाम भी इसी से स्टार्टिंग है। देखो श्लोक नंबर 3, 4, 5 आया होगा, माशपर्ण भृता करके, धेनु गृष्टि पुष्टाम चतुस्तीनम करके मिला। तो स्टार्टिंग यहीं से है चैप्टर की, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, माशपर्ण प्रवृत्ति। तो देखो जरा 3 वृश्य गोदुग्ध होगा, हेडिंग जो आई होगी 3 वृश्य गोदुग्ध। तो 3 वृश्य गोदुग्ध में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो गो उड़द की पत्ती या दाने खाकर पुष्ट हुई हो, पहला। दूसरा योग बता रहा है ऊख यानी ईख खाकर पुष्ट हुई हो। तीसरा अर्जुन की पत्ती खाकर पुष्ट हुई हो। एक शब्द आया था फर्स्ट हाफ में गृष्टि, फर्स्ट हाफ में एक शब्द आया था ना गृष्टि। तो उन्होंने क्षीर वगैरह की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, गृष्टि की बात कर रहे हैं। गृष्टि क्या होता है विमर्श में देखो जरा, गृष्टि का अर्थ कह रहा है सकृत प्रसूता गो गृष्टि, अर्थात एक बार की ब्याई हुई गाय को गृष्टि कहते हैं। मतलब जो गाय प्रथम बार ब्याह रही है ना, मतलब ब्याह मतलब बच्चे को जन्म दे रही है ना, पहली बार जो बछड़े को पैदा कर रही है, उस समय उसका जो प्रथम दुग्ध है वो क्या कहलाता है, स्टार्टिंग का दूध गृष्टि। वो काफी गाढ़ा होता है, उसको गर्म करती है वो खीर टाइप बन जाता है। लेमैन में उसको खीस बोलते हैं, सुना है, खीस सुना है, शब्द सुना है, खाया आप लोगों ने। उसमें चीनी या शर्करा डालो, मर्जी आपकी, गुड़ डालना है गुड़ डालो, शर्करा डालनी शर्करा, और टेस्टी होता है, हेल्दी होता है, हैवी भी होता है, भारी होता है काफी। आप और ये लगा लो कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो वो दुग्ध में ना हल्की हल्की खीस रहती है, मतलब धीरे धीरे कम होती चली जाती है, फिर दुग्ध नॉर्मल उस पर आ जाता है। तो जैसे हम फीमेल में कहते हैं स्टार्टिंग के दुग्ध को आप क्या कहते हो, पीयूष या मोरट कोलोस्ट्रम, जिसको आप मॉडल में कह देते हो, है ना। तो हैवी कहा गया है, इसलिए तो कुछ आचार्यों ने मना किया। आपको पता है ना, जो हमारे यहाँ संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, जातकर्म मतलब प्रथम बार अन्न का सेवन या दुग्ध का सेवन कब कराना है, तो सभी आचार्यों ने कब कहा है, तीसरे या चौथे दिन। एक लौते चरक ही तो है जिन्होंने पहले दिन कहा है। तो सुश्रुत वाग्भट क्यों तीसरे चौथे दिन कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि बहुत हैवी है दुग्ध जो है स्टार्टिंग का। और उनका कुछ कारण उनका अपना भी है, उन्होंने उन्होंने फिजियोलॉजी ऐसी बताई है, उन्होंने कहा कि स्तन्य का प्रवर्तन ही तीसरे चौथे दिन होता है सुश्रुत में, उससे पहले स्तन्य का प्रवर्तन ही नहीं होता, स्तन्य व सिराएं जो है वो विवृत ही नहीं होती। तो उन्होंने अपना रीजन दिया है, और ऐसा होता भी, आप अगर कभी देखेंगे एग्जामिनेशन में, दूध उतरता तो जरूर है हार्मोनल उसके कारण, लेकिन जो मतलब आप ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है, जितना बच्चे को 2-2 घंटे बाद फीड कराना है, वो मेनली अच्छे से तीसरे चौथे दिन से करा पाती है गर्भिणी। स्टार्टिंग में वो करा तो लेगी लेकिन उतने अच्छे से नहीं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 डेज ऐसे ही रहते हैं। तो उन्होंने तो कुछ आचार्यों ने तो फिर हारित वगैरह ने तो और भी डिस्कार्ड करने को भी कहा है, उन्होंने तो सीधा कहा है कि दूध आ रहा हो या ना आ रहा हो,
डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि स्तन्य व सिराओं का रुका हुआ दुग्ध जो है काफी भारी हो जाता है। जैसे हम पशुओं में नहीं कहते हैं, पशुओं में क्या कहते हैं, कौन सा दुग्ध सेवन करना चाहिए, मॉर्निंग का इवनिंग का? इवनिंग का दुग्ध ग्रहण करना चाहिए पीने के लिए। क्यों? लघु होता है, क्योंकि वो सिराओं में ज्यादा समय रुकता नहीं है। और पशु जो है सारा दिन क्या है, विचरण में है, व्यायाम में है, कसरत में है, काम कर रहा है, कुछ ना कुछ चल फिर रहा है, जबकि रात्रि में वो केवल विश्राम कर रहे हैं। लंबी रात्रि है, सर्दी में या कुछ भी, 4 बजे तो दुग्ध निकाल लिया जाता है, 4-5 बजे। पशुओं में तो ऐसा ही होता है ना, शाम को 4-5 बजे दूध निकाल लिया जाता है। आपको चाहे दूध 8 बजे दे के जाता हो, बात अलग है ना, लेकिन दूध किस समय 4 बजे लगभग निकाल लिया जाता है। अब आप सोचो उसके बाद सुबह 4-5 बजे निकालना, सीधा 12 घंटे बाद, और रात्रि में उसने करना क्या, हिलना है नहीं, तो दुग्ध क्या हो जाएगा, वो हैवी होगा। तो मॉर्निंग का दुग्ध वैसे ही मधुर और विहन गुण वाला, गुरु गुण वाला है। दूध के अपने गुण ऐसे हैं, ऊपर से वो पहले का रुका हुआ होगा, हैवी होगा। ऐसी स्त्रियों में भी दुग्ध के लिए उन्होंने बच्चों के लिए स्तन्यपान के लिए मना किए, रुका रहने के कारण, और कोई कारण नहीं है कि स्टार्टिंग का जो कोलोस्ट्रम, पीयूष, मोरट, आप जो भी कहो जिसको, है ना। तो यहाँ पर ये जो गृष्टि है, आपको क्या याद रखना है, गृष्टि कि स्टार्टिंग का जो दुग्ध होता है, गाय हो भैंस हो, यहाँ तो गाय की बात हो रही है ना, भैंस में भी सेम होता है। आप भैंस के दुग्ध में भी ऐसी, जैसी वो बछड़े को जन्म देती है, तो प्रथमा प्रसूता की बात करें, पहली बार जिसने बालक को जन्म दिया हो, बछड़े को जन्म दिया हो, दूसरी बार देगी, तीसरी बार दे, जब भी दे, है ना, जब भी जन्म देगी, स्टार्टिंग के 3-4 का टाइम का जो दूध होगा, उस दूध को आप जरा सा उबाल दे के देखना, जैसे आपने पनीर बनाने के लिए दूध फट जाता है ना, सेम ऐसे ही वहां ऊपर ऐसे ही वो पनीर से इकट्ठा हो जाता है, जिसको आप खीर कहते हो। उसमें चीनी वगैरह डाल के, पहले से ही चीनी डाल के बॉईल करते हैं, या बाद में डालो, वो आपकी इच्छा है। तो उसका सेवन जो है बहुत अच्छा बताएगा, पौष्टिक होता है, लेकिन हैवी होता है, बच्चों बच्चों के लिए तो हैवी होता है। बड़े खाएं, आप खाएं, और उसको सही समय पे खाएं, अगर ये ठीक है तो बहुत बढ़िया, बहुत गुण वाला भी है ना। तो वो गृष्टि कहते हैं उसको, खीस को जो होता है ना। तो गृष्टि क्या है, गृष्टि का अर्थ मतलब जो एक बार ब्याई हुई गाय को गृष्टि कहते हैं। फिर कह रहा है, यद्यपि निघंटु रत्नाकर में इसको उत्तम नहीं माना। मैंने बोला ना आपको, कुछ लोग नहीं मानते हैं, सही, तो उत्तम नहीं माना, कह रहे प्रथम प्रसूताया निसार गुणहीनकम, निसार गुणहीनकम। वो आचार्य जो है, इसके ऊपर बहुत सारे टीकाकारों ने वो की है, जो आप पढ़ते हो ना कि चरक में पहले दिन दूध पिलाएं, मॉडर्न वाले भी कहते हैं, सुश्रुत वाग्भट जो कहते हैं तीसरे चौथे दिन, इसके ऊपर बहुत सारी टीकाएं हैं। खैर आपने पढ़ना तो नहीं, वैसे आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं कि कारण क्या है। वो ये कहते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा रीजन भी दिया है आचार्यों ने, जो लेटेस्ट आचार्यों ने दिया, जो 19वीं-20वीं सदी के थे, उन्होंने बड़े अच्छे रीजन दिए कि मेन कारण ये भी है क्योंकि स्त्री की जो है जब प्रसव अवस्था होती है, आप ये कह लो कि आसन प्रसवा वर्ड सुना है। आसन प्रसवा मतलब प्रसव के जब निकट है, डिलीवरी के जब निकट है, तो लास्ट के 3-4 दिन उसका खान पान अच्छा नहीं होता है ना। जो आखिरी के 3-4 दिन है प्रसव के, क्योंकि वो बिल्कुल हरास होना शुरू हो जाती है ना, वो बिल्कुल एकदम से ऐसे वाली कंडीशन हो जाती है, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, तो लास्ट के 3-4 दिन डाइट भी कॉम्प्रोमाइज रहती है। उससे पहले तक तो गर्भिणी की डाइट कैसी रहनी है, डबल। अब यही कहते हैं ना, उसको दुगनी तिगनी डाइट दो, उसको खूब खाने को दो, उसको अच्छे से, क्योंकि बच्चे को भी पोषण चाहिए, दुग्ध के निर्माण के लिए भी पोषण चाहिए, उसका भी पोषण होना चाहिए, सब चीज चाहिए। लेकिन अंतिम में आते आते उसकी डाइट कम होती थी, 9 मंथ में एंड में आते आते उसकी डाइट उतनी अच्छी नहीं होती है। तो यानी डाइट अच्छी नहीं है तो पोषण भी अच्छा नहीं है। और स्टार्टिंग का जो दुग्ध होगा वो वैसी, और प्रसूता को फिर कैसी डाइट देनी है होते ही, जैसे ही बालक उत्पन्न हुआ, तुरंत उसके बाद से ही एक आध दिन छोड़ के, नॉर्मल डिलीवरी की बात करें हम लोग यहाँ पर, है ना, सिजेरियन में तो थोड़ा सा चलो दूसरे तीसरे दिन छुट्टी होती है, थोड़ा और ध्यान रखना पड़ता है, पानी नहीं देना है, लिक्विड कम देना है, ये वो तो अलग चीजें हैं। यहाँ तो हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें। नॉर्मल डिलीवरी में क्या है, बालक उत्पन्न हुआ तो कम से कम ये देखना पड़ता है कि आप 4-6 घंटे थोड़ा रुक के, उसके बाद से तो उसकी अच्छे वाली डाइट सब बढ़िया से शुरू कर देते हैं। वो अलग अलग आचार्यों के मत है, किसी ने कहा घी दें, किसी ने कहा सूतिका को ना दें, वो सब अपने अपने कंसेप्ट है सभी के। लेकिन बढ़िया बृहण डाइट देनी है, क्योंकि उसकी धातुओं का लॉस जो है इतना ज्यादा हो जाता है, 6 महीने में रिटर्न होता है वापस, है ना। ऐसा काश्यप ने कहा है कि उन धातुओं को पुनः अपनी अवस्था में आने में कितना समय लग जाता है, 6 मास लग जाते हैं, है ना। आप सोचो ना, एक बालक जो उत्पन्न हुआ, जितने किलो का उत्पन्न हुआ, समझो उतना उसका वेट, वो जो भी वेट में जो भी गया उसमें, चाहे वो फैट था, रक्त था, रस था, जितनी धातुएं बच्चे में गई है, कहाँ से गई है, माता से ही तो निकल के गई है ना। तो माता का तो लॉस हुआ ही है। अब वो जो माता का हुआ है, तो वो यही बोलते हैं कि स्टार्टिंग के जो 3-4 दिन है, इसीलिए कि उसकी डाइट अब धीरे धीरे नॉर्मल होगी, सूतिका की, है ना। तो नॉर्मल होगी तो चौथे पांचवें से और अच्छी डाइट होगी, तो अच्छे दुग्ध का निर्माण होगा, देन से दुग्ध देना शुरू करना चाहिए। एक तो पुराना रुका हुआ है, ऊपर से लास्ट की अच्छी डाइट भी नहीं है। उसके बाद वो बालक जो क्लेशित होकर निकलता है, स्त्री भी लास्ट में क्लेशित होती है, दुखी होती है मतलब,
तो वो जो स्तन्य है उसको फिर उन्होंने रज और तम के उसमें माना है, उसको सत्व के उसमें नहीं माना है, जो कई आचार्यों ने टीका करते हुए कहा है कि वो अच्छा दुग्ध नहीं माना जाता फिर, है ना। तो वो उनके कंसेप्ट भी सही भी हैं, सब आचार्यों के मत हैं, इसको आप कह सकते हो कि सबने अपनी अपनी टीकाएं की हुई हैं, अपनी अपनी कमेंट्री की हुई है, तो वो भी सही है। हमें तो खैर इस डिटेल में नहीं जाना है, कभी आपका थीसिस का टॉपिक होगा ऐसा कुछ तो आप उसके बारे में लिखें या सोचें, या जो आप कंक्लूजन निकालें वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमें इतना जरूर याद रखना है, आप एक पॉइंट और लिख सकते हो पेज के ऊपर कि जात कर्म एरो डाल के लिखना। जात कर्म एक संस्कार है बच्चों में कि दुग्ध कब पिलाना है, तो जात कर्म एरो डाल के लिखना। चरक प्रथम दिन, सुश्रुत वाग्भट तीसरे और चौथे दिन। चरक प्रथम दिन, सुश्रुत और वाग्भट तीसरे और चौथे दिन। रीजन रीजन क्या देंगे? स्तन्य का प्रवर्तन ही नहीं होता है, वही तीसरी रात्रि या चौथी रात्रि से होना शुरू होता है। तो उन्होंने तो फिजियोलॉजी यही बता दी स्तन्य निर्माण की, कि तीसरे या चौथे दिन जाके सिराएं जो विवृत होती हैं तब स्तन्य का आगमन होता है। इसीलिए अच्छा आप एक और पॉइंट लिखना है यहाँ पर, क्योंकि आगे ज्वर पढ़ना है ना आपको, तीसरा चैप्टर, तो यहीं पे लिखना स्तन्य अवतरण जन्य ज्वर का वर्णन बाय सुश्रुत। कौन सा ज्वर? स्तन्य अवतरण जन्य ज्वर, और होता भी है, आप फिजियोलॉजिकली नॉर्मली देखना, आप स्त्रियों में मिलेगा आपको। स्तन्य अवतरण जन्य ज्वर कब होता है? एरो डाल के लिखना, बाय सुश्रुत तीसरे और चौथे दिन। सही है ना? फिर ऐसे ही तो होगा, तीसरे और चौथे दिन ही तो होगा। स्तन्य का अवतरण कब हो रहा है? तीसरे और चौथे दिन। तो ज्वर भी तभी होगा, कारण चेंजेस हो रहे हैं वहां पर बॉडी में, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, प्रोलैक्टिन वगैरह एक्टिव हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, सिराएं विपरीत हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है फिर? इन्फ्लामेशन या फीवर वाली कंडीशन हो जाती है, ज्वर वाली कंडीशन हो, जिसको आप कहते हो स्तन्य अवतरण जन्य ज्वर, मिल्क फीवर बोल देते हैं इसको हम मॉडर्न में, है ना, कि मिल्क फीवर जो है या स्तन्य अवतरण जन्य ज्वर तीसरे या चौथे दिन, काल मर्यादा पूछे तो। नेक्स्ट पॉइंट देखना फिर उसके बाद, तो ध्यान रखना, निघंटू रत्नाकर ने दृष्टि को क्या कहा है? निसार गुणहीन का मतलब बेकार बताया है। आगे देखते हैं फिर उसके बाद, नेक्स्ट श्लोक नंबर 6 और 7 आया होगा, हेडिंग मार्क करना, 5 वृश्चिक क्षीर का प्रयोग। मिला? श्लोक नंबर 6-7 में हेडिंग देख रहे हो, 5 वृश्चिक क्षीर का प्रयोग। 5 चीजें मार्क करना उसमें, शुक्रल वर्ग, जीवनीय वर्ग, बृहण वर्ग, बलवर्धन वर्ग, शीर संजनन वर्ग। ये जानते क्या है? ये महाकषाय हैं 5। कौन कौन से महाकषाय हैं? शुक्रल वर्ग जो कह रहा है वो शुक्र जनन महाकषाय बोलते हैं हम इसको, वहां पर चरक सूत्र में है ना, यहाँ तो वैसे ही शुक्रल वर्ग कह दिया, शुक्र जनन महाकषाय। जीवनीय वर्ग मतलब जीवनीय महाकषाय। फिर उसके बाद बृहण वर्ग मतलब बृहणीय महाकषाय। बलवर्धन मतलब बल्ले महाकषाय। और लास्ट कह रहा होगा संजनन मतलब स्तन्य जनन महाकषाय। सुने है ना नाम ये तो, स्तन्य जनन महाकषाय, शुक्र जनन महाकषाय, तो बल्ले, बृहणीय और जीवनीय, ये 5 महाकषायों से 5 जो है वृश्चिक क्षीर बनाने की बात की गई है। फिर देखना उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आई होगी, देखो क्या है नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग क्या देख रहे हो आप? अपत्यकर क्षीर, और पिछले चैप्टर में दूसरे पाद में अपत्यकर स्वरस, और चौथे पाद में अपत्यकर घृत। तो पहले स्वरस, फिर क्षीर, फिर घृत, दूसरे तीसरे चौथे पाद में, याद रहेगा। आगे देखो फिर क्या कह रहा है उसके बाद, नेक्स्ट 2 लाइनों का श्लोक देखना, 12-13। श्लोक नंबर 12-13 हेडिंग आया होगा, वृश्य पिपली योग। मिला? उसमें बस इतना मार करना, 30 पिपली की बात की गई है, तीसने को वहां पे 30। ठीक है, नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद, नेक्स्ट हेडिंग आई होगी श्लोक नंबर 14 में, वृश्य पायस। पायस मतलब खीर, पायस मतलब खीर, पय मतलब दुग्ध, है ना। तो कह रहा है वृश्य पायस, वृश्य पायस में कह रहा होगा, देखो 2 द्रव्य मार्क करना स्टार्टिंग के बाद, स्वदंष्ट्र और विदारिकंद। स्वदंष्ट्राया विदारयाश्च, तो इनसे सिद्ध करके बनाना है, बस 2 द्रव्य याद रखना आप स्टार्टिंग के। नेक्स्ट हेडिंग आया होगा, वृश्य पुपलिका योग। पुपलिका जानते क्या होते? पूड़ा, पुआ, पुआ क्या होता है? मालपुआ क्या होता है? आपने खाया मालपुआ? आपने खाया है? कहाँ खाया? क्या बनता है पुआ?
बंदा तो पागल भी है तुम्हारी साइड, लेकिन होता क्या है? हम्म? ये नहीं बताना है ना, हाथ से थोड़ा ना काम चलेगा, शकुनी वाले इशारे नहीं करने हैं। हम्म? क्या कह रहे हो? आप नहीं। हाँ सही बता रही हैं, जो पूड़ा वगैरह बनता है, जो पूड़ी टाइप घरों में आप खाते हो, आप चाहे उसको भटूरा टाइप कह लो, चाहे आप वो कह लो, वो सब मालपुआ वगैरह कह लो, हर एक की अपनी वो रेसिपी अलग अलग है, आप ये लगा लो। कई लोग क्या करते हैं, जैसे आप पूड़ी बनाते हो घर में, आप सिंपल आटा बेल के और उसको तेल में छोड़ देते हो। कुछ लोग उसमें दाल की पिट्ठी वगैरह डाल देते हैं, है ना, उसको बीच में भर देते हैं। कुछ लोग मेथी वगैरह, जैसे मेथी होती है ना, मेथी को ही मेथी की रोटी जैसे बनाते हैं, वैसे उस सब अपनी अपनी रेसिपी है, आप जिस चीज की बनाना चाहो, जैसे भी बनाना चाहो। तो आपको वही वृश्य द्रव्यों से सिद्ध करके बनाओगे तो उसको क्या कहेंगे हम? वृश्य पुपली का योग, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो वही उन्हीं की बात कर रहा है, वैसा ही कुछ कोडे टाइप बना लेना। हमारे आचार्य भी बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा कब तक ये चूर्ण घृत वगैरह ये सब देते रहेंगे बच्चों, उनको कुछ अलग खिलाओ, है ना, कल्पना चेंज करो जिससे उनमें इंटरेस्ट आए। अपना पूड़ी वूड़ी होगी फिर चाहे खा लो, जिसके साथ आलू के साथ खाना है, पेठे के साथ खाना है, जो आपको सही लगे। पूड़ी के साथ ऐसे ही तो खाते हो ना, पूड़ी पेठा है, पूड़ी आलू की सब्जी अच्छी लगती है ना, तो आपकी मर्जी है, उस आलू को भी वृश्य से सिद्ध कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, आपको जब देना है जिसको वृश्य, तो कैसे देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना जो किसी चीज से द्वेष करते हैं, भेषज से द्वेष करते हैं जो लोग, पढ़ा ना हमने पीछे भी, ऐसे भी हैं जो भेषज अपमानी है, भेषज से द्वेष करते हैं, हमें मेडिसिन नहीं लेनी है ये और वो, ना लेना, उनको क्या पता लगेगा किस चीज की पूड़ी है ना। और छोड़ो आप, माश है जैसे उड़द, माश है ना उड़द, क्या है, वृक्ष है। आप उसकी दाल ही तो है, दाल को पीसो, पीस के उसकी अपनी पिष्टी बना लो, फिर उसमें नमक मिर्च डाला, उसको आटे में गूंथ दिया, आटे में डाल के जैसे पेड़ा बनाते हैं ना, पेड़े में आप पराठा बनाने के लिए स्टफिंग करते हो, जैसे स्टफ डाल दो, वैसे ही थोड़ा सा लेते हैं, उसको बीच में डाल के उसकी पूड़ी बेल के अपना बना दिया छुट्टी, बढ़िया, टेस्टी की टेस्टी, और वृक्ष का वृक्ष, है ना। लेकिन वृक्ष द्रव्यों का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कब तक करना चाहिए? जैसे उड़द की दाल है, उड़द की दाल पता है ना, मोस्टली विषय द्रव्य है ना, फिर थोड़े से तीव्र भी हो जाते हैं, है ना, तो ज्यादा लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना है। और बाल्यावस्था, जैसे मान लो कहा गया है कि शुक्र संप्रवर्तन काल जो है काश्यप के अनुसार 16 वर्ष कहा गया है ना, तो मोस्टली वृश्य द्रव्य अगर आप वाजीकरण के लिए सोच के दे रहे हो, ऐसा नहीं उड़द की दाल 16 वर्ष के बाद नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपने, वो तो एक दाल है, वो तो आहार है हमारा, है ना, वो तो डेली नीड है, उसकी बात नहीं हो रही है। जो प्रॉपर वृश्य द्रव्य है, अगर उनका प्रयोग कराना है आपको प्रॉपर बाजीकरण के लिए, तो कब कराएंगे? 16 के बाद ही कराने का फायदा, उससे पहले तो क्यों ही कराना हो रहा है ना। और 16 के बाद भी क्या, वो तो अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको कराना चाहिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है। नॉर्मली हेल्दी जो वैसे वृश्य डेली आहार में आते हैं, आप उनका प्रयोग कराएं, है ना। तो ऐसे ही ध्यान रखना है, अगर उसमें अगर जरूरत हो पेशेंट को, तो सिंपल क्या करें, वृश्य पुपलिका योग का प्रयोग करें। ऐसी ऐसी बहुत चीजें हैं। फिर क्या कह रहा है उसके बाद, वृश्य शतावरी घृत करके हेडिंग आई होगी, जहां वृश्य शतावरी घृत दिया पेज के ऊपर लिखना, लिखो शतावरे आदि घृत, शतावरे आदि घृत एरो डाल के लिखना रक्त पित्त में। नेक्स्ट पर लिखना शतावरे आदि क्वाथ मूत्र कृच्छ में। शतावरी आदि घृत किसमें? रक्त पित्त में। और शतावरी आदि क्वाथ मूत्र कृच्छ में। नेक्स्ट पर लिखना बृहद शतावरी घृत, बृहद शतावरी घृत एरो डाल के लिखना पित्तज योनि व्यापक में। पित्तज योनि व्यापक में। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 26, 27, 28, 26, 27, 28, 3 लाइनों का श्लोक आया होगा, मिला लास्ट में थोड़ा सा दिया होगा, 26, 27, 28 मिला सभी को। उसमें आप श्लोक में लास्ट वर्ड देखना, श्लोक का बिल्कुल लास्ट वर्ड, श्लोक का संकोच अग्रुवल्लभा मिला। इसमें आपको केवल एक वर्ड मार्क करना है, संकोच। हिंदी में देखना संकोच का पर्याय क्या दिया हुआ है, बस वो पूछता है आपसे, इस केसर का पर्याय या किसका पर्याय है, तो संकोच किसका पर्याय है? केसर का। तो ऐसे ऐसे ना संहिता के, इनको हम संहिता के पर्याय कहते हैं। आपको एक पीडीएफ भी शेयर करेंगे जब द्रव्य गुण की बात करेंगे ना, अलग से ही।
उनमें कई चीजें पूछता है। जैसे एक तो ये पूछा गया संकोच केशर का पर्याय, एक पूछा गया नत, न और त, नत किसके, तगर के लिए लिख लोगे वो भी, नत जो है तगर के लिए। एक पूछा गया संहिता, संहिता जैसे चरक संहिता आप कहते हो, संहिता किसका पर्याय, षटपुष्पा, वो भी लिख लेंगे षटपुष्पा का। ये आते रहते हैं बार बार रिपीटेड, आपको बताते भी रहते हैं कि संहिता के पर्याय, संहिताओं में ऐसे शब्द यूज किए गए हैं ना। नत हो गया तगर के लिए, और संहिता हो गया षटपुष्पा के लिए, संकोच हो गया केसर के लिए। ठीक है, बाकी फिर जो आएगा बीच में उसकी बात करेंगे। लास्ट श्लोक देख रहे होंगे आप, बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल लास्ट में देखो क्या कह रहा है, पादे शुक्र बल प्रदा। तो इस पाद का वर्णन किस लिए, शुक्र बल को बढ़ाने के लिए, शुक्र बल प्रदा। दोबारा से रिपीट, पहले पाद में क्या था, दो शब्द थे, वीर्य अपत्य विवर्धना पुष्टि बल प्रदा। वीर्य अपत्य विवर्धना पुष्टि बल प्रदा किसमें, प्रथम पाद में। दूसरे पाद में पौरुष अर्थी भी, दूसरे पाद में पौरुष अर्थी भी, तीसरे पाद में शुक्र बल प्रदा। फिर से बोलो रिपीट, प्रथम पाद में वीर्य अपत्य विवर्धना पुष्टि बल प्रदा, संपदा नहीं बोल रही, बोलो दोबारा से, प्रथम पाद में, हाँ दूसरे पाद में, दूसरे पाद में, दूसरे पाद में, तीसरे पाद में शुक्र बल, फिर से बोलो रिपीट, प्रथम पाद में, दूसरे पाद में पौरुष अर्थी भी, तीसरे पाद में शुक्र बल प्रदा। आगे देखते हैं फिर उसके बाद चौथा पाद देख रहे होंगे आप, पुमान जात बलादिकम, पुमान जात बलादिकम। हिंदी मार्क करना स्टार्टिंग में श्लोक नंबर 3 की, कह रहा है जिस द्रव्य के सेवन से पुरुष बलवान होकर अपनी इच्छा अनुसार स्त्री के पास गमन करता है और शीघ्र संतान प्राप्त करता है, वैसे द्रव्य का उपदेश इस अध्याय में किया जाएगा। श्लोक का सेकंड आप देखना, यथा च पत्यवान सद्यो भवेत उपदेक्ष्यते, यथा च अपत्यवान सद्यो, बस ये 3 वर्ड रख के पूछेगा किस पाद में ऐसा कहा गया है कि ऐसे द्रव्यों का सेवन जिससे सद्य तुरंत क्या मिल जाएगा, अपत्य, अपत्य मतलब संतान। तो कौन से पाद में ऐसी बात कर रहा है वो, चतुर्थ पाद में। तो यथा च अपत्यवान सद्यो, इस लाइन से किस अध्याय का प्रारंभ हुआ ऐसा पूछेगा। तो कौन से पाद का प्रारंभ हुआ है, चतुर्थ पाद का, पुमान जात बलादिकम। आगे देखना श्लोक नंबर 4, 5, 6 आया होगा, 4, 5, 6, 7 करके, उसमें जो श्लोक नंबर 6 आया है उसको मार्क करना, वो भी रेफरेंस के लिए आ डालना। जो लाइन आई होगी, नरस चटकवत, चटक पक्षी है, उसको कई बार उपमा में यूज किया जाता है मैथुन करण के लिए। तो यहाँ पे भी कह रहा है नरस चटकवत केचिद रजंती बहुशः स्त्रियम गजवत प्रसिंचती केचिद ने बहुगामिना। तो आपने याद रखना है, यहाँ पर दो चीजों की उपमा दी गई है, एक गज, गज मतलब हाथी की, दूसरा चटक की। तो एक ही श्लोक में इन दो की उपमा, बाकी आपको लाइन याद रहे ना रहे, अर्थ समझ में आए ना आए, कुछ लेना देना नहीं है। बस ये कहा गया है कि वृश्य द्रव्य वगैरह के सेवन से क्या हो जाता है, मनुष्य जो है चटक पक्षी के समान बहुत सारी स्त्रियों पर गमन करता है या बहुत सारी स्त्रियों से संभोग करता है। दूसरा आपको याद रखना है, गजवत मतलब हाथी के समान, प्रसिंचति मतलब शुक्र का क्षरण करता है या शुक्र का विसर्ग या त्याग करता है, किसके समान, हाथी के समान। तो दो तुलनाएं याद रखनी है, सिर्फ चटक और गज। समझ में आया, किसमें, पुमान जात बल आदि को वाले अध्याय। आगे देखते हैं फिर उसके बाद श्लोक नंबर 9, हेडिंग आई होगी पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म में देखो क्या कह रहा है, पूर्वम शुद्ध शरीराणाम निरुवासने, कह रहा है पहले वमन विरेचन के द्वारा जिन व्यक्तियों का शरीर शुद्ध हो गया हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए बल का विचार करके शुक्र और अपत्य को बढ़ाने वाले अनुवासन और अनुवासन के साथ निरु वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो निरु स अनुवासने, लेकिन किन में, पूर्व शुद्ध शरीराणाम, जिनका पहले संशोधन किया गया हो। नेक्स्ट हेडिंग आई होगी एक, वृश्य मास गुटिका। नेक्स्ट योग देखना फिर उसके बाद, अपत्य कर घृत, श्लोक नंबर 25, 26, 27 करके आया होगा, अपत्य कर घृत मिला, बीच में कई श्लोक छोड़ के आया होगा, अपत्य कर घृत। तो दूसरे पाद में अपत्य कर स्वरस, तीसरे पाद में अपत्य कर क्षीर, चौथे पाद में अपत्य कर श्वेत। आगे देखते हैं फिर उसके बाद हेडिंग आएगी वृश्य गुटिका। नेक्स्ट देख रहे होंगे वृश्य उत्कारिका। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 36 में वृश्य द्रव्य के गुण। आप देखो जरा, वृश्य द्रव्य के गुण बता रहा होगा, वृश्य किसको कहेंगे हम, कह रहा है यत किंचित मधुरम, जो कुछ मधुर हो,
स्निग्ध हो, जीवनीय हो, बृहण द्रव्य हो, गुरु हो, हर्षण वाले हो मन में, मनसश्च एव सर्वम तद वृश्यम उच्यते, वो सभी क्या है? वृश्य द्रव्य, जिनमें ये सब गुण होंगे। श्लोक नंबर 38 देखना, संभोग के पश्चात कर्तव्य, कह रहे स्त्री संभोग के बाद शीघ्र ही स्नान कर गोदुग्ध और मांस रस पीकर शयन करे। तो स्त्री को किसका सेवन कराना है आप मैथुन कर्म के बाद? गोदुग्ध और मांस रस। ऐसा करने से कह रहे हैं उस पुरुष के नष्ट हुए शुक्र और बल पुनः आप्यायित हो जाते हैं। मतलब स्त्री में, स्त्री संभोग के बाद पुरुष की बात कर रहा है, पुरुष में किसका सेवन कराना है? गोदुग्ध या मांस रस। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 39 में देखना, शुक्र उदय का काल। तो शुक्र उदय के काल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट श्लोक है, रेफरेंस के लिए पूछेगा आपसे। फर्स्ट हाफ, यथा मुकुल पुष्प से, मुकुल बोलते हैं हम कली को, पुष्प से तो पुष्प की जो कली है, सुगंधो न उपलब्धते, सुगंध किसमें से आती है? फूल में से ना, कली में से तो कोई सुगंध नहीं आएगी, है ना। तो ये उपमा दी गई है कि जिस प्रकार से पुष्प से सुगंध आती है, कली को तोड़ने से कोई फायदा नहीं, उससे कोई सुगंध नहीं आने वाली है, उसी प्रकार कह रहा लभ्यते तद विकासातु, कह रहा वो जो सुगंध प्राप्त होगी कब होगी? जब वो विकसित होगा, पुष्प बन जाएगा तब। तो सेम कह रहा है तथा शुक्रम ही देही नाम, ऐसे ही शुक्र भी मनुष्य में कब प्राप्त होगा? सही अवस्था आने पर, सही एज आने पर, मतलब जो भी लगा लो 16 के बाद या जैसा भी, उससे पहले बाल्य अवस्था में मैथुन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? शुक्र का प्रादुर्भाव ना होने के कारण। जैसे पुष्प में कली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कली नहीं उठानी चाहिए, तोड़नी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई सुगंध ही नहीं है। आप पुष्पों का ग्रहण किस लिए करेंगे? सुगंध के लिए ना, तो सुगंध का कोई फायदा ही नहीं, मिलेगी नहीं आपको। तो इसी प्रकार से उन्होंने उपमा दी है पुष्प के संदर्भ में शुक्र के लिए। क्या कह रहे हैं? यथा मुकुल पुष्प से सुगंधों ने उपलब्ध थे, जिस प्रकार से कली में सुगंध नहीं प्राप्त होती, उसी प्रकार से स्टार्टिंग अवस्था में, बाल्यावस्था में शुक्र का प्रादुर्भाव नहीं होता है। नेक्स्ट देखना फिर उसके बाद, मैथुन योग्य आयु। तो देखो जरा, चरक ने मैथुन योग्य आयु क्या बताई है, हिंदी पढ़ के देखो। 16 वर्ष की अवस्था से 70 वर्ष तक। तो पेज के ऊपर लिखना, चरक मैथुन योग्य आयु 16 से 70। चरक मैथुन योग्य आयु 16 से 70। सुश्रुत 25 से 80, 25 टू 80। सुश्रुत 25 टू 80। शारंगधर 20 के बाद, शारंगधर 20 के बाद। काश्यप, काश्यप में ऐसा तो नहीं बताया, लेकिन शुक्र संप्रवर्तन काल 16 वर्ष। काश्यप शुक्र संप्रवर्तन काल 16 वर्ष। थोड़ी सी एक पेज की बात और बची है इसमें, उसकी बात हम लोग फिर कल करेंगे। साथ में कॉपी लेके आना। वाजीकरण का रिटर्न तो आपको करा दिया था। नेक्स्ट फिर ज्वर की स्टार्टिंग करेंगे, चाहे रिटर्न करेंगे या बुक से पढ़ेंगे, जैसा भी होगा। ठीक है, आज इतना ही। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं।